साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। हमारे इतिहास के प्रैक्टिस सेट नंबर 18 पर आज हम लोग बात करेंगे और हमारे आज के जो क्वेश्चन हैं वो दक्षिण भारत से है, जिनमें संगम काल के होंगे कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन बाद के समय में दक्षिण भारत में जो चोल चेर पांड्य थे उनके संदर्भ में। ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का सेट है आपके लिए। चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है हमारा, तृतीय संगम कहाँ हुआ था। ये जो संगम है इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ संगम का मतलब है सभा, और ये सभा किसकी थी? ये सभा तमिल कवियों की थी। तमिल कवियों की सभा थी और तमिल कवियों की इस सभा को संगम कहा जाता था। और इस प्रकार के 3 संगम जो है, इस प्रकार के 3 संगम जो है ये पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए थे। ठीक है, जो पांड्य राजा थे उनके संरक्षण में ये तमिल कवियों का जो सभाएं हुई थी दक्षिण भारत में, इसको कहते हैं सभाएं या संगम। और इन संगम में, इन सभाओं में जो कवि इकट्ठे होते थे उन्होंने कुछ साहित्य लिखा है और उस साहित्य को कहते हैं संगम साहित्य। ठीक है, संगम साहित्य कहते हैं। और इस संगम साहित्य में 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक इस बीच का दक्षिण भारत का के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इस समय की जो है वो संगम साहित्य से मिलती है। तो ये जो दक्षिण भारत में 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी के बीच में जो भी हुआ है, वहाँ के जो समाज है, जो अर्थव्यवस्था है, जो वहाँ का इतिहास है, उसके बारे में पूरी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये पूरी जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है। तो कुल मिलाकर के 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी के बीच का दक्षिण भारत का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत जो हमारे पास है वो संगम साहित्य है। और ये संगम साहित्य अलग अलग समय पर होने वाली संगम सभाओं से है जो पांड्य राजा के संरक्षण में हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने अभी आपको बताई, इसी को बेस बना करके आगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आपसे पूछा गया है कि जो 3 संगम या 3 सभाएं हुई थी, इनमें से जो पहली सभा थी वो कहाँ हुई थी। ठीक है, पहली सभा है वो कहाँ हुई थी? तो इनमें पहली सभा जो तीसरी सभा कहाँ हुई थी? तो पहली और तीसरी सभाएं मदुरई में हुई थी। ठीक है, पहली और तीसरी सभाएं जो हैं वो मदुरई में हुई थी और जो दूसरी सभा थी वो कपाटपुरम में हुई थी। यहाँ पर आपसे तीसरी संगम पूछा है, तो तीसरा संगम मदुरई में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? नक्कीरर। यहाँ पर कुछ आपको हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दें, इसे आप नोट कर लीजिएगा कि जो संगम सभाओं में जो पहली संगम या पहला संगम जो हुआ था, संगम सभा भी इसको कह सकते हैं, ये मदुरई में हुई थी। क्योंकि आगे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, मदुरई में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वो थे ऋषि अगस्त्य। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त्य। ये महत्वपूर्ण है। दूसरी सभा जो है, दूसरी संगम सभा का आयोजन ये कहाँ पर हुआ था? ये कपाटपुरम में हुआ था। कपाटपुरम में हुआ था और इसके अध्यक्ष भी कौन थे? ऋषि अगस्त्य ही इसके भी अध्यक्ष थे। ठीक है, ऋषि अगस्त्य इसके भी अध्यक्ष थे। और जो तीसरा संगम हुआ है, इस तीसरे संगम सभा का आयोजन भी मदुरई में ही हुआ है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। मदुरई में हुआ है और ये जो अध्यक्ष थे इसके वो कौन थे? नक्कीरर। तो ये महत्वपूर्ण बात है ये है कि ये तीनों सभाएं आयोजित करने वाला जो राजवंश था दक्षिण भारत का वो था पांड्य। और इसी
पांडे नहीं होगा, पांडे होगा। इस पांडे राजवंश द्वारा जो तीनों संगमों का आयोजन किया गया था, इसी में तत्कालीन जो दूसरे राजवंश थे जैसे चोल और चेर, उनके बारे में भी जानकारी इसी साहित्य में मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद यानी कि 300 ईस्वी तक की जानकारी इस साहित्य से मिलती है, और उसके बाद पुनः 900 ईस्वी में फिर से चोल वंश की स्थापना हुई है जो विजयालय द्वारा की गई थी। तो हम यहाँ पर दक्षिण भारत को 2 बार पढ़ेंगे, एक जो होगा हमारा संगम साहित्य से रिलेटेड, और बाद में फिर 10वीं ईस्वी का या 9वीं ईस्वी का हमारा चोल साम्राज्य या दक्षिण भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे। ये प्रश्न जो था ये संगम साहित्य के संदर्भ में जो राजवंश थे उनका था। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर तृतीय संगम कहाँ हुआ था, ये मदुरै में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पांड्य बंदरगाह था जिसकी प्रसिद्धि संगम काव्यों तथा यूनानी वृत्तांतों में मोतियों के लिए लिपिबद्ध है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो कि उस समय मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो मोतियों के साथ साथ मत्स्य व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था, और यह बंदरगाह जो था यह पांड्य राज्य से संबंधित था, और यह था कोरकै। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी, कोरकै। और ये जो कोरकै बंदरगाह था ये वास्तव में वर्तमान तमिलनाडु में स्थित है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था जो पूर्वी तट पर स्थित था, और इसके द्वारा पांड्य राज्य में मोतियों एवं मत्स्य का पालन किया जाता था। यहाँ इस तट पर मोती बड़ी मात्रा में पाया जाता था, और यहाँ मछली उत्पादन का भी कार्य किया जाता था। तो कोरकै बंदरगाह इस प्रश्न का महत्वपूर्ण उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी का मतलब यहाँ मछली की आंख के समान, मछली की आंख के समान जो ऐसी देवी जिनकी आंख जो है मछली के आकार की है, ऐसी देवी का मंदिर मीनाक्षी मंदिर है, और ये शिव और उनकी पत्नी पार्वती को समर्पित मंदिर है। तो यहाँ पार्वती देवी को इस रूप में दिखाया गया है कि उनकी आंख जो है वो मछली के आकार की है, तो इसे मीनाक्षी देवी का मंदिर भी कहा जाता है। और यह मंदिर, इसे सुंदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, सुंदरेश्वर मंदिर भी इस मीनाक्षी मंदिर को कहते हैं। सुंदरेश्वर, सुंदरेश्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें देवी के सुंदर स्वरूप की कल्पना की गई है, जिनकी आंखें मछली के आकार की हैं, तो इसे सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और यह मंदिर पांड्यों द्वारा बनवाया गया था और मदुरै में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मदुरै। और किसने इसका निर्माण कराया था? पांड्य शासकों ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं हमारी मीनाक्षी मंदिर से संबंधित। अगला प्रश्न, संगमकालीन किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? संगमकालीन किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो इस चोल राजा ने जो है ईसा पूर्व 2री शताब्दी में लंका पर विजय प्राप्त की थी, जो इनमें से है, और उसका नाम है एलारा। एलारा ने ईसा पूर्व दूसरी सदी में लंका पर विजय प्राप्त की थी, ऐसा संगम साहित्य में पता चलता है। लंका विजय किया था। ठीक है, कौन था ये एक चोल राजा था। तो आंसर है ए, एलारा। अगला प्रश्न, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में विस्तृत था? ए, विजयनगर क्षेत्र, बी, मालाबार क्षेत्र, सी, होयसाल, और डी, कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग।
तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कोरोमंडल तट तथा दक्षिण के कुछ भाग। और वर्तमान में अगर हम देखें तो ये पूर्वी तट पर स्थित है, और पूर्वी तट में जो ओडिशा वाला जो तट है, जिस तरफ ओडिशा है, पूर्वी तट पर स्थित इस कोरोमंडल तट और कुछ भाग दक्कन के अगर मिला दिया जाए तो यहीं पर चोलों की राजधानी, चोलों का साम्राज्य था। ठीक है, और चोल अपने स्थानीय प्रशासन के लिए जाने जाते थे। इनका स्थानीय, खासतौर से ग्रामीण स्थानीय प्रशासन बहुत ही उच्च क्वालिटी का था। अगला प्रश्न है, कावेरी पत्तनम किसकी राजधानी थी? ए पांड्या, बी चोल, सी चंदेल और डी चालुक्य। तो कावेरी पत्तनम जो है ये वास्तव में पोहार का एक नाम है, इसका एक अन्य नाम पोहार भी मान लीजिए। इनमें से अगर कावेरी पत्तनम की जगह यहाँ पर पोहार लिखा होता तो भी प्रश्न का उत्तर वही होता। और ये वर्तमान तमिलनाडु में स्थित है, और ये किसकी राजधानी है? ये पेन्नार और वेलारू नदियों के बीच में स्थित है, और ये जो है ये चोल राजधानी है। चोलों ने इसे अपनी राजधानी बनाया था, तो उत्तर है बी, चोल राजधानी कावेरी पत्तनम जो है ये पेन्नार और वेलार नदियों के संगम पर या वेलार नदियों के मध्य में स्थित है कावेरी पत्तनम। ठीक है, चोल राजाओं की राजधानी था ये। अगला प्रश्न, चोल वंश का कौन सा शासक 7 सुरों या संगीत का ज्ञाता था? इनमें से कौन सा ऐसा चोल शासक है जो कि संगीत का ज्ञाता था, उससे संगीत की बहुत गहरी समझ थी और 7 सुरों की जानकारी रखता था? ए करिकाल, बी सेनगुट्टवन और डी सी कोरकई, डी पेरुन्नल। ये नाम बड़े अजीब से हैं तो आप परेशान नहीं होना यहाँ पर। ये जो है ये करिकाल था, और इसे 7 सुरों का ज्ञाता होने के साथ साथ इसने जो है वो पोहार की स्थापना की थी। ठीक है, इसी ने पोहार या कावेरी पत्तनम की स्थापना भी की थी। पोहार, जिसे कावेरी पत्तनम भी कहा जा रहा है, उसकी स्थापना इसी ने की थी। ठीक है, पत्तनम। तो करिकाल संगीत का प्रेमी था और इसे संगीत की काफी गहरी जानकारी थी। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? अभी अभी मैंने बताया कि संगम राजवंश में 3 राजवंशों का नाम आता है, तो इनमें से जो है जो उसमें शामिल नहीं था वो है पल्लव, क्योंकि चोल, चेर, चोल और पांड्य ये तीनों ही संगम राज्य राजवंश या संगम साहित्य में इन तीनों के बारे में ही जानकारी मिलती है, और जिसके बारे में जानकारी नहीं मिलती वो है पल्लव। तो ये तमिल देश के संगम युग के राजवंश नहीं थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संगम बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पूछा है पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन से थे जो संगम काल में जिनसे व्यापार होता था? क्योंकि समुद्र के तट पर तटीय क्षेत्रों में इनके राजवंश थे, तो ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा अपने पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार करते थे। ए कोरकै, बी पोहार, पहला कोरकै, दूसरा पोहार, तीसरा तोंडी और चौथा मुशरे। तो पश्चिमी पूछा है, इसमें तोंडी होगा और मुशरी होगा। कोरके और पोहार ये पूर्वी तट पर थे, तो 3 और 4 आपके सही हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, 9वीं शताब्दी में निम्न में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव रखी गई थी? मैंने बताया कि संगम साहित्य से हमें केवल 300 ईसा पूर्व तक के चोल साम्राज्य या दक्षिण भारत की जानकारी मिलती है। उसके बाद इस क्षेत्र से संबंधित कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलती। फिर उसके बाद सीधे हमें 9वीं शताब्दी में इस राज्य के बारे में पता चलता है, और वह कौन सा राजा था, कौन सा शासक था जिसने 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव रखी? तो वह उत्तर हो जाएगा विजयालय। यानी कि विजयालय वह राजा था, वह शासक था जिसने पुनः 9वीं शताब्दी में तंजौर को नियंत्रित करके चोल वंश की राजधानी दी। इसने तंजौर को जीता और उसके बाद वहां पर चोल वंश की पुनः स्थापना की। अगला प्रश्न, किस चोल राजा ने जल सेना आरंभ की थी? किस
इसको कभी कभी प्रश्न में ऐसा पूछा जाता है कि वह कौन सा राजा था जिसने, दक्षिण भारत का प्राचीनतम राज्य कौन सा था जिसने नेवी रखी हुई थी? तो ए राजेंद्र चोल, बी परांतक चोल, सी राजराज प्रथम, डी राजराज द्वितीय। तो जाहिर सी बात है कि इनके पास जो तटीय क्षेत्र था, पानी था, उसमें पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने, राजनीतिक संबंध और व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए इन्हें इस प्रकार की नेवी की आवश्यकता थी और इसके द्वारा श्रीलंका पर बहुत सारे विजय अभियान भी इन्होंने किए। तो वह था राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम ने जल सेना आरंभ की। और देखिए, जल सेना यहां पर शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब ये नहीं था कि इससे पहले के जो शासक थे चोल में, उनके पास इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से जो नाव से आने जाने या जहाजों के माध्यम से आवागमन की सुविधा नहीं थी, बिल्कुल रही होगी, लेकिन सेना के रूप में ये जो नेवी है इसका विकास पहली बार राजराज प्रथम ने ही किया। और यह इसलिए किया सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से इस पूरे आवागमन को सुरक्षित रखने के लिए। और इस माध्यम से अगर जैसे मान लीजिए अगर श्रीलंका पर आक्रमण करना हो तो फिर उसको, उस आक्रमण को करने के लिए सेना की आवश्यकता होती है, या श्रीलंका द्वारा होने वाले आक्रमण को रोकना हो तो उसके लिए भी जल सेना की आवश्यकता होती है। तो इस तरह का इंतजाम सबसे पहले चोल शासक राजराज प्रथम ने ही किया था। अगला प्रश्न, चोल शासक का नाम, उस चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है कि किसने उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, तो वह नाम है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम वह नाम है जिसने, वह चोल राजा है जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता और इसको जीत करके उसने यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित किया, एक प्रकार से लंका पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन ध्यान रखना, इसने केवल उत्तरी श्रीलंका पर ही नियंत्रण स्थापित किया था। अभी एक और प्रश्न आपके सामने आएगा जिसमें आएगा संपूर्ण श्रीलंका को नियंत्रित करने वाला चोल शासक कौन था, उसका उत्तर दूसरा होगा। तो यहाँ पर उत्तरी भाग पर विजय स्थापित करने वाला श्रीलंका के राजराज प्रथम था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? इनमें से कौन था जिसने चोल गंगम नाम का एक झील या कृत्रिम झील बनवाई? ये सा राजा कौन था? और वो चोल राजा था। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है ये चोल गंगम का कोई ना कोई मतलब होगा। और यहाँ पर गंगैकोंड चोल की उपाधि जिसने धारण की थी उसी ने यह काम किया है। तो यहाँ पर जो राजेंद्र चोल था, जो राजेंद्र प्रथम था, इसी ने यह कार्य किया था। और जाहिर सी बात है कि इसने, जो राजेंद्र प्रथम है, इसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। क्या मतलब है इसका? गंगैकोंड चोल इसकी उपाधि थी। ठीक है, और यह उपाधि इसने क्यों धारण की थी? यह उपाधि इसने पाल शासक महीपाल को पराजित करके की थी। यानी कि उत्तर भारत के अपने सफल अभियान और उत्तर भारत के सफल अभियान पर विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने उपाधि धारण की गंगैकोंड। यहाँ गंगे का मतलब है गंगा। ठीक है, गंगा। तो गंगा नदी के आसपास का जो इलाका था उत्तर भारत में, उससे संबंधित उस क्षेत्र में इस दक्षिण के राजा राजेंद्र प्रथम ने जब विजय अपनी पूरी की तो इसने इसमें उपाधि धारण की गंगैकोंड की। और इसी नाम पर इसने गंगैकोंड चोलपुरम स्थापित किया। और इसी उपाधि के या अपनी इस विजय अभियान की याद में इसने गंगैकोंड या राजेंद्र प्रथम ने चोल गंगम का निर्माण कराया। और कहते हैं कि ये उत्तर भारत से गंगा जल लेकर के गया था और उस गंगा जल को इस झील में उसने डाला और इसे नाम दिया चोल गंगम, यानी कि चोलों की गंगा या दक्षिण की गंगा।
तो आप लोग को अगर पता हो कि वर्तमान में किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, मैंने अपने अलग अलग वीडियो में बताया है, तो कमेंट करके बताइएगा कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। यहाँ पर इसने इसे चोलों की गंगा का नाम दिया इस कृत्रिम झील को, जो उत्तर अभियान पूरा करने के बाद गंगा जल लेकर के आया था उसी से। ठीक है, अगला प्रश्न, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? सिलोन मतलब श्रीलंका, श्रीलंका का एक अन्य नाम सिलोन, और इसके अलावा एक और नाम सिंघल या सिंघल द्वीप। ठीक है, ये दोनों ही नाम सिलोन और सिंघल ये श्रीलंका के हैं। तो पूछा गया कि कौन से चोल राजा ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? ए आदित्यराज, ए आदित्य प्रथम, बी राजराज प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम और डी विजयालय। तो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि वास्तव में राजराज प्रथम ने उत्तरी सिलोन या उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि फिर से राजराज भी प्रथम भी है और राजेंद्र प्रथम भी है, तो ऐसे में हम किसको आंसर लगाएं? तो जाहिर सी बात है कि राजेंद्र चोल ने संपूर्ण लंका, ये जो राजेंद्र प्रथम है ना, इसी को राजेंद्र चोल यहाँ कहा जा रहा है, संपूर्ण लंका पर, क्योंकि यहाँ संपूर्ण शब्द नहीं लिखा लेकिन लंका पर विजय प्राप्त की, तो लंका पर विजय प्राप्त करने का मतलब है संपूर्ण लंका पर, संपूर्ण लंका पर विजय प्राप्त करने वाला राजेंद्र प्रथम था, और यही राजेंद्र प्रथम जिसने गंगैकोंड चोल की जो उपाधि है वो धारण की थी। तो संपूर्ण लंका पर विजय इसने प्राप्त की। लेकिन और ये कौन था? ये राजराज प्रथम के बाद आया था। इससे पहले ही राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर यानी कि उत्तरी लंका को इसने जीता था, लेकिन इसने संपूर्ण लंका पर नियंत्रण किया था, वह था राजेंद्र चोल। और इसने जो है वो वहां के जो राजा थे महेंद्र पंचम, उनको बंदी बनाया और बंदी बना करके उनको चोल साम्राज्य में लेकर के आया, जहां पर 12 वर्षों तक रहने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो लंका का राजा महेंद्र पंचम था। जब राजराज प्रथम ने लंका पर, उत्तरी लंका पर आक्रमण किया, तब भी लंका का राजा महेंद्र पंचम ही था। तो महेंद्र पंचम जो है इसको राजेंद्र प्रथम ने बंदी बनाया और ये फिर चोल राज्य में रहा। तो जाहिर सी बात है किसी देश के राजा को बंदी बनाने का मतलब ही है कि वह देश पूरी तरह से इनके नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, यहाँ पर राजराज प्रथम ने, जो पिछले प्रश्न में हमने देखा, जो उत्तरी लंका पर विजय प्राप्त की थी, तो इन्होंने उस क्षेत्र की राजधानी अनुराधापुर को बर्बाद किया था या डिस्ट्रॉय किया था, और अनुराधापुर के स्थान पर जननाथपुर को यहाँ की राजधानी बनाया था। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। ये काम राजराज प्रथम ने किया, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने पूरा का पूरा श्रीलंका ही अपने नियंत्रण में ले लिया था। अगला प्रश्न है कि चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो जाहिर सी बात है कि चोलों की जो राजधानी थी वो कावेरीपत्तनम, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर, इनकी जो आरंभिक राजधानी थी वो तंजौर थी, लेकिन बाद में इनकी राजधानी कावेरीपत्तनम हो गई है। लेकिन यहाँ आरंभिक नहीं लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि जो बाद में थी उसका नाम यहाँ पर हमने लगाया कावेरीपत्तनम। अगला प्रश्न, व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? यानी कि इनमें से किसने, जो व्यापारी हैं उन्हें चीन में भेजा था, चीन के साथ अपने संबंध स्थापित किए थे? तो सबसे पहले राजराज प्रथम ने चीन में व्यापारी को भेजा था, और बाद में जो है राजेंद्र प्रथम ने दूत के रूप में चीन में भेजा था। अगर ये प्रश्न आ जाता कि सबसे पहले किसने अपने दूत चीन में भेजे, तो दूत के रूप में जो चीन भेजने वाला था वो राजेंद्र प्रथम था, लेकिन पूछा गया है कि व्यापारी के रूप में चीन में जो भेजा गया था पहला व्यक्ति, वो किसके कार्यकाल में था? तो वो राजेंद्र प्रथम के समय में था।
अगला प्रश्न, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? ठीक है, इससे पहले के चोल शासक क्या कर रहे हैं, कोई उत्तरी श्रीलंका पर तो कोई संपूर्ण श्रीलंका पर नियंत्रण स्थापित कर रहा है, लेकिन इनमें से एक नाम ऐसा है चोल राजा का जिसने श्रीलंका में जब स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई तो उस पर नियंत्रण या आक्रमण नहीं किया, बल्कि यानी कि इस समय इस समय जो श्रीलंका का नियंत्रण था वो चोलों के हाथ में था, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा चोल राजा है जिसके समय में श्रीलंका में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई, लेकिन उसने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि उससे मैत्रीवत संबंध स्थापित करते हुए अपनी पुत्री का विवाह वहां के राजकुमार के साथ कर दिया, सिंघल राजकुमार के साथ कर दिया। वह चोल राजा था कुलोत्तुंग प्रथम। ये इंपॉर्टेंट है जाना। तो इसके समय में श्रीलंका के साथ अच्छे और बराबरी के संबंध चोल राज्य के थे। अगला प्रश्न, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये तक्कोलम स्थान था और तक्कोलम नामक स्थान पर होने के कारण इसे तक्कोलम का युद्ध कहा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। चोल एवं उत्तर चालुक्य, बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, सी चोल एवं होयसाल के मध्य और डी चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 949 ईस्वी पूर्व में 949 ईस्वी में चोलों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य तक्कोलम नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है। कथन कहता है हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है, यानी कि हमें चोलों के बारे में अन्य राज्यों की अपेक्षा चोलों के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन आरंभ किया और इसमें उनकी विजय की ऐतिहासिक विवरण दिए गए हैं। बिल्कुल सही है कथन कारण, और व्याख्या भी सही करता है कारण कथन की, क्योंकि चोलों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने की जो परंपरा शुरू की, इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से हम चोलों के बारे में, उनके जो पूर्ववर्ती राजवंश थे उनसे ज्यादा चोलों के बारे में जानकारी हमको होती है इन अभिलेखों के माध्यम से। लास्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से किसके लिए चोल युग प्रसिद्ध था? ए धार्मिक विकास, बी ग्रामीण सभाएं, सी राष्ट्रकूटों से युद्ध और डी लंका से व्यापार। जो सबसे फेमस था वो था ग्रामीण सभाएं। मैंने अभी आपको बताया कि स्थानीय जो ग्रामीण प्रशासन था, स्थानीय ग्रामीण जो प्रशासन था इनका, वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का था और ऐसा समकालीन किसी अन्य राजवंश में नहीं था, इसके लिए बहुत प्रसिद्ध थे। और इस समय चोल काल में 3 प्रकार की सभाएं मिलती हैं। एक है उर, ठीक है, एक है उर, दूसरा है सभा और तीसरा है नगरम। ये 3 प्रकार की सभाएं यहाँ पर मिलती हैं और इनके माध्यम से अलग अलग प्रकार के गांवों का प्रशासन किया जाता था। उर क्या था? सामान्य गांव थे, सामान्य जो ग्राम थे उनकी सभाओं को उर कहा जाता था, सामान्य ग्राम की सभाओं को उर कहा जाता था। लेकिन जो अग्रहार गांव थे, अग्रहार क्या होते हैं? ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव। ऐसे गांव जो ब्राह्मणों को दान में दे दिए गए हैं उनको अग्रहार कहा जाता था और इनका प्रबंधन सभा करती थी। और जो व्यापारियों के नगर होते थे, जहां पर व्यापारी रहते थे, इनके जो गांव होते थे उनकी व्यवस्था नगरम नामक सभा संभालती थी। तो अलग अलग प्रकार के गांव के लिए अलग अलग प्रकार की सभाओं का इंतजाम करके स्थानीय स्तर पर पूरी स्वायत्तता दी गई थी। यानी कि चोल काल में जो गांव थे वे केंद्रीय नियंत्रण से अलग स्थानीय स्तर पर स्वयं डिसीजन लेते थे, यानी कि उनको स्थानीय स्तर पर ही डिसीजन लेने की अनुमति थी और वे ये इस प्रकार से अपना प्रशासन ग्रामीण स्तर का संभालते थे। ये इसी प्रकार से है जैसे हमारे यहाँ 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इस ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की स्थापना की गई है, जिसमें ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है और प्रधान पद को कई अधिकार दिए गए हैं जिनके द्वारा वो ग्रामीण प्रशासन और विकास से संबंधित निर्णय ले सकते हैं। कुछ ऐसा ही इस चोल काल में किया गया था। ये सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। ये इसका उत्तर हुआ और हमारे इस 20 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट की ये हमारी आंसर शीट है, इसको मैच कीजिएगा। और ये इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी टफ है, बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना है।
हैं इस चैप्टर के, बस जो फैक्ट हैं उनको ध्यान में रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। थैंक यू।